कक्षा 12 की आज हम अनिवार्य हिंदी का टॉपिक शब्द शक्ति ले रहे हैं। शब्द शक्ति हमारी सिलेबस में 2 अंक की हैं। अब देखिए साहब, शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्ति होती है किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति की परिभाषा क्या हुई। अब हमारे किसी भी शब्द में जो अंतर्निहित अर्थ होता है उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। आई बात समझिएगा आप, किसी भी शब्द में जो अंतर्निहित शब्द होता है उस अंतर्निहित अर्थ अंतर्निहित अर्थ होता है, उस अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। रीति काल में कवि और आचार्य होने की एक कवियों में होड़ सी लगी। उस कवि और आचार्य हुए थे चिंतामणि, और कवि चिंतामणि ने एक परिभाषा दी थी शब्द शक्ति की, जो सुन पड़े सो शब्द है, अर्थात जो सुनने में आ जाए वह तो क्या होता है, शब्द होता है। और सुनकर के जो उसमें क्या हो जाए, समझ आ जाए, वही अर्थ होता है। किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द होगा, शब्द के जो अंत में निहित अर्थ होता है उस अर्थ को समझने के लिए हम जिस शक्ति का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। कवि चिंतामणि के अनुसार जो सुनने में आए वो क्या कहलाता है, वो शब्द होता है, और जो समझ से परे होता है वह क्या होता है, अर्थ होता है। अब बात आती है कि शब्द शक्ति की जो शब्द की शक्ति होती है वो असीम होती है। इसको प्रकट करने के लिए हमें इस शक्ति का, उस शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए इस शक्ति का हमें सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे किसी हमारे आचार्य चटनी का नाम लेते ही, आचार्य चटनी का नाम लेते ही जैसे हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वह सांप या शेर का नाम लेते ही जैसे हमारे शरीर में भय का संचार हो जाता है, वो क्या होती है, शब्द शक्ति में ही आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शक्ति के द्वारा हम शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थ के आधार पर अब शब्द के प्रकार आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, वाचक, लक्षक और तीसरा होता है व्यंजक। कितने हुए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब इन तीनों शब्दों से प्रकट होने वाले शक्ति क्या कहलाती हैं, वो 3 शब्द शक्तियां होंगी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन से हुए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। कौन कौन से हुए, वाचक, लक्षक, व्यंजक। और इन्हीं शब्द के भेदों के आधार पर हम शब्द शक्तियों के भेदों का वर्गीकरण करते हैं। किन के आधार पर करेंगे, इन्हीं के आधार पर हम शब्द शक्तियों का वर्गीकरण करते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक के आधार। इन्हीं शब्दों के आधार पर, इन्हीं शब्दों के आधार पर, इन्हीं शब्दों के आधार पर शब्द शक्तियों का भेद करते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर शब्द शक्तियों का भेद करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर वाचक से अविधा बन जाएगी। नंबर 2 लक्षणा। अविधा शब्द शक्ति।
लक्षणा शब्द शक्ति, और नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 शब्द शक्तियां होती हैं साहब। यहां तक किसी भी, ये शब्द शक्ति की परिभाषा हुई। किसी भी शब्द को अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति की आचार्य चिंतामणि ने जो परिभाषा दी वो है, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझ पड़े सो अर्थ। अर्थात जो सुनने में आए वह तो आचार्य चिंतामणि के अनुसार शब्द होता है, और उस शब्द को सुनने के बाद जो उसका वह शब्द जो समझ में आता है वही उसका अर्थ होता है। फिर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम शब्द शक्तियों का भेद करते हैं। वाचक से जो शब्द शक्ति होगी वो क्या होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्षक से होगी वो क्या होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और व्यंजक से क्या होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आई बात समझो साहब यहां तक? ये शब्द शक्ति का सामान्य परिचय है। किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। कोई भी शब्द में उसको प्रकट करने की जो शक्ति होगी, अर्थात उस अर्थ को जानना होगा। जो शब्द के अर्थ को जानने के लिए हम जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। कभी आचार्य चिंतामणि ने जो परिभाषा दी थी वो दी, जो सुन पड़े सो शब्द, अर्थात जो सुनने में आए वो क्या होता है? शब्द होता है। और जो समझने में आ जाए वो क्या होता है? उस शब्द को सुनने के बाद जो समझ में आए वो क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और इन्हीं के आधार पर, शब्दों के आधार पर शब्द शक्तियों के भेद किए जाते हैं। इसके आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब आती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। अब देखिए साहब, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति में शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण किया जाता है। शब्द का मुख्यार्थ अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुख्यार्थ ग्रहण किया जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थात जब भी कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ में, जब भी कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ या शब्द कोशीय साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, शब्द कोशीय अर्थ, शब्द कोशीय अर्थ, साक्षात सांकेतिक, साक्षात, जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, शब्द कोशीय अर्थ, साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है, जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, शब्द कोशीय अर्थ, साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाचक शब्द कहते हैं।
जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ या सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। मुख्य अर्थ, जैसे गाय गाय खा रही है तो वो अपना मुख्य अर्थ प्रकट कर रहा है। गाय का क्या अर्थ है? खा रही है। शब्दकोशीय अर्थ अर्थात शब्दकोश के अनुसार या साक्षात और सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। इसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ, इसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ इसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, इसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अविद्यार्थ कहलाता है, या अभिद्यार्थ कहलाता है। अविद्यार्थ कहलाता है। अविद्यार्थ कहलाता है। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ या साक्षात और सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अविद्यार्थ कहलाता है। उस शब्द शक्ति को तथा उस शब्द शक्ति को उस शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आई बात समझो साहब? ये हमारी अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा होती है। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ, साक्षात या सांकेतिक अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अविद्यार्थ कहलाता है। और अविद्यार्थ तो उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब अभिधा शब्द शक्ति के बाद में आता है साहब हमारे शब्द। जिन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है अभिधा शब्द शक्ति में, जिन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है वे शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बार देखिए साहब, जिन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है वे शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़, ये अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा। जिन अभिधा शब्द शक्ति में जिन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो शब्द कितने होते हैं? 3 शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। अब बात आती है रूढ़ क्या होता है? रूढ़ किसी प्रचलित किसी वस्तु के लिए रूढ़ शब्द हो जाता है, जैसे लड़का, घोड़ा, गधा आदि, ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हुए होते हैं और टुकड़े करने पर उनके टुकड़े क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर देखिए, ये किसी लंबे समय से किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ये यौगिक क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हुए होते हैं और उनके टुकड़े करने पर क्या हो जाते हैं? उनके टुकड़े सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। योग रूढ़ क्या करते हैं? ये योग रूढ़, ये शब्द योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों से बने हुए तो होते हैं लेकिन ये कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा हुई। और अभिधा शब्द शक्ति में जिन शब्दों का हम अर्थ ग्रहण करेंगे
वे 3 शब्द होते हैं, वे अर्थ ग्रहण किया जाता है, वे शब्द 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसी के लिए प्रचलित होता है लंबे समय से, जैसे लड़का है, वृक्ष है, पेड़ है। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनके टुकड़े करने पर सार्थक होते हैं, जैसे पाठशाला है, गुड़साल है, देवालय है। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं, ये यौगिक शब्दों से बने तो हुए होते हैं, लेकिन ये कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे पंकज, अनंग, चतुरानन, ऐसे शब्द इस योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। देखिए साहब, जैसे उदाहरण देखिए, गदा रेंकता है, गाय घास खाती है, हरी पुस्तक पढ़ता है, हरी पुस्तक पढ़ता है, ये शब्द है। गधा रेंकता है, गाय घास खाती है, तो गधा रेंकता है, ये किसका मुख्य अर्थ क्या है? इसका जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य अर्थ क्या ग्रहण कर रहा है? इसका मुख्य अर्थ ग्रहण कर रहा है, ये जानवरों के लिए क्या करता है? जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। अपने मुख्य अर्थ में जानवर घास खाता है, इस प्रकार इसमें क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसे गधा रेंकता है, गाय घास खाती है, हरी पुस्तक पढ़ता है। हरी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, हरी भी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति में यमक अलंकार में ज्यादातर, जहां तक यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार के अंतर्गत अभिधा शब्द शक्ति ही होती है। क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति ही, यमक अलंकार में अभिधा शब्द शक्ति होती है। हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे हरि यानी भगवान विष्णु, हरि यानी बंदर, हरि यानी शेर, हरि यानी ना, ऐसे बहुत से शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। यहाँ तक अभिधा शब्द शक्ति के अंतर यमक अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब यमक अलंकार में क्या है? जहां भी होगा यमक अलंकार में, जैसे उदाहरण है कनक, कनक ते शौगुनी, कनक कनक ते शौगुनी, मादकता, कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय, कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए, या खाए, बोराए, बा पाए बोराए, या खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। देखिए मैंने बताया यमक अलंकार में हमेशा क्या होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसे कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। अर्थात कनक कनक का अर्थ, एक कनक का अर्थ होगा सोना, एक का होगा धतूरा। यमक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होगी? ये ध्यान रखने की बात है, यमक अलंकार में हमेशा अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण आएंगे आपके लिए, सारंग, सारंग ले सारंग चलो, कर सारंग, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओर, सारंग झीना पड़ गया, सारंग कर गई चोट। जितने भी उदाहरण हैं इसके, जहाँ तक कि ज़्यादातर जो उदाहरण आएंगे, जिस प्रकार अधिकांश को नहीं लेकिन एक उत्प्रेक्षा अलंकार के भी उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर यमक अलंकार,
तो आएगा ही। जितने भी अलंकार यमक अलंकार के उदाहरण होंगे वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार के अधिकांशतः, सदैव नहीं, एक अधिकांशतः उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण भी कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। शब्द में किसी शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अब शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के बाद कवि आचार्य चिंतामणि हुए, उन्होंने कहा कि जो सुन परे सुशब्द है और जो समझ परे अर्थ, अर्थात उन्होंने कहा, चिंतामणि जी ने परिभाषा देते हुए कहा कि जो हमारी समझ में आ जाए, जो हमारे सुनने में आ जाए, वो तो क्या होता है? शब्द होता है। और उस शब्द को सुन करके, किसी भी शब्द को सुन करके उस शब्द का अगर हमारी समझ में अर्थ आ जाए तो वो क्या होता है? वो ही शब्द शक्ति होती है। देखिए एक बार पूरे को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको पढ़ाया जिसको, कि पहले आती है शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति की परिभाषा होती है किसी भी शब्द में अंतर्निहित शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। किसी भी शब्द में अंतर्निहित शब्द को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब उसके बाद कवि आचार्य हुए, कवि आचार्य चिंतामणि हुए। कवि आचार्य चिंतामणि ने शब्द शक्ति की परिभाषा दी थी कि जो सुन परे सु शब्द है और समझ परे सु अर्थ, अर्थात जो हमारे सुनने में आ जाए वही तो शब्द होता है, और जो सुनने में आ जाए वह शब्द होता है, और सुन करके जो शब्द का हमारे समझ में अर्थ आ जाए वो क्या कहलाती है? अर्थ कहलाता है। इसके बाद आते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर मैंने आपको शब्द बताए 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक। 3 बताए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और इनसे जो बनने वाली शक्ति है वो क्या कहलाती है? इन तीनों शब्दों से जो शब्द शक्ति बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? शब्द शक्ति कहलाती है। वाचक से कौन सी बनेगी? अभिधा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अभिधा बन जाएगी। लक्षक से लक्षणा बन जाएगी, और व्यंजक से व्यंजना बन जाएगी। ठीक साहब, आपको लिखाना पहले आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना, उसके बाद इसको मैं समझा रहा हूं, उसके हिसाब से देख लेना साहब। वाचक आपको बताया 3 बात हो गई, परिभाषा हो गई, चिंतामणि जी की परिभाषा हो गई। चिंतामणि जी ने परिभाषा दी कि जो सुन परे सो शब्द और समझ परे सो अर्थ। उसके बाद आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये किसके भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कितने? 3, वाचक, लक्षक और व्यंजक। कितने हुए? 3 भेद हुए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। उसके बाद इनसे बनने वाली शक्तियां क्या कहलाएंगी? वाचक से बनने वाले शब्द अभिधा कहलाएगी, लक्षक से बनने वाली लक्षणा कहलाएगी, और व्यंजक से बनने वाली व्यंजना कहलाती है। अब इसके बाद व्यंजना से इनसे निकलने वाले अर्थ क्या होते हैं? जो अभिधा से अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं मुख्यार्थ। संकेतार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ, अविध्यार्थ। अभिधा से निकलने वाले क्या कहलाएंगे? अभिधा से निकलने वाले शब्द कहलाएंगे मुख्यार्थ, संकेतार्थ, अविध्यार्थ। लक्षणा से निकलने वाला शब्द कहलाता है, लक्षणा से निकलने, लक्षणों के आधार पर निकलता है, इसे कहते हैं लक्ष्यार्थ।
और व्यंजना से निकलने वाला क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ कहलाएगा। ये सब हमारी शब्द शक्ति का सामान्य परिचय। मैंने आपको पहले लिखाया, लिखाने के बाद आप नोटबुक में कर लेना। नोटबुक के बाद ये आप समझने की बात है। पहली बात आनी चाहिए हमें परिभाषा, दो परिभाषा बताई। एक बताई सीधी है, किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। फिर कवि आचार्य चिंतामणि ने परिभाषा दी, उन्होंने परिभाषा पद में दी और उन्होंने लिखा जो सुन परे सो शब्द है, समझ परे सो अर्थ। अर्थात जो सुनने में आ जाए वो तो अर्थ होता है, और सुन करके जो उस अर्थ का, सुन करके जो शब्द को सुनने के बाद उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाए वही शब्द शक्ति होती है। इसके बाद हमने आपको बताया अर्थ के आधार पर शब्द तीन होते हैं। एक होता वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक से बनने वाली शब्द क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। लक्षक से बनने वाली लक्षणा कहलाती है, और व्यंजक से बनने वाली व्यंजना कहलाती है। इसके बाद इनसे होने वाले अर्थ प्रकट, इनसे होने वाले प्रकट अर्थ को क्या कहते हैं? अभिधा से जो अर्थ प्रकट होता है उसे कहते हैं मुख्यार्थ कहते हैं, संकेतार्थ कहते हैं, अभिधार्थ कहते हैं, लोक प्रचलित अर्थ कहते हैं। लक्षणा से क्या होता है? लक्षणा से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहता है, और व्यंजना से निकलने वाला व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको बताई, आपके सामने परिभाषा लिखी थी किसकी? अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? जैसे किसी भी शब्द का लोक प्रचलित, किसी भी शब्द का लोक प्रचलित अभिधार्थ, मुख्यार्थ ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी शब्द का जब मुख्यार्थ, संकेतार्थ, लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्दों को, उससे होने वाले अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति क्या होती है? उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आज ये अभिधा शब्द शक्ति हुई, कल पढ़ाएंगे आपके आगे का।